नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। असीम अरुण को कानपुर का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है और ए सतीश गणेश को वाराणसी का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। कल इन दोनों जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है और असीम अरुण को जिम्मेदारी दी गई है कानपुर की, जबकि ए सतीश गणेश को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। बहुत पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा सकता है। दो नए शहरों में अब ये व्यवस्था लागू की जा रही है। कानपुर और वाराणसी को मंजूरी मिली है कल कैबिनेट की बैठक में और आज ये दो बड़े नाम सामने आ गए हैं। असीम अरुण को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जो कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, और ए सतीश गणेश को वाराणसी का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। असीम अरुण 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि ए सतीश गणेश 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन दोनों को कानपुर और वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनको पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इससे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया। उसका असर ये देखने को मिला कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई, लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत किया गया, अपराध पर लगाम लगाई गई और अब इसी उम्मीद के साथ कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। असीम अरुण के सामने बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती होगी कानपुर में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, अपराध पर लगाम लगाना, और यही जिम्मेदारी वाराणसी में ए सतीश गणेश के ऊपर होगी, जिनको वाराणसी का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ऋषभ के पास चलेंगे। ऋषभ, कल ही कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी इन दो बड़े फैसलों पर और उसके बाद आज दोनों नाम भी सामने आ गए। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण होंगे और वाराणसी के सतीश गणेश। और क्या जानकारी आपके पास? अमित, देखिए, इन लोगों को आदेश मिल गया और जैसा माना जा रहा है कि अभी आधिकारिक आदेश 9-10 बजे तक इनको मिल जाएगा और फिर इनसे कहा जाएगा कि आज ही आप लोग मूव कर जाएं। और जो अन्य तैनातियां हैं वो उसके भी आदेश हो गए। मनोज कुमार और आकाश कुलहरी ज्वाइंट सीपी होंगे कानपुर में और वाराणसी में बताया जा रहा है कि 2 अधिकारी वहां के लिए पोस्ट कर लिए गए हैं। अभी आधिकारिक हालांकि लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन जो हमारी बात हुई है उन्होंने भी कंफर्म किया है, जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि दोनों अधिकारियों की तैनाती हो गई है, इनको मूव करना होगा। शासन की मंशा यही है कि जल्द से जल्द आज ही ये जाएं और अपना पदभार ग्रहण कर लें। उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि कल अधिसूचना भी लगाई जा सकती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पंचायत चुनाव को लेकर के आ रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई बड़ा फैसला नहीं आता है तो कल अधिसूचना भी लगा दी जाएगी। तो एक बड़ी ट्रांसफर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, जिसको कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से रिलीज किया जाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक कई रेंज में बदलाव हो गए हैं, कई जिलों में बदलाव किए गए हैं। तो वो जल्द ही कहा जाएगा इन अधिकारियों से कि आप तुरंत अपने जिलों में पहुंचे और चार्ज लें। ये दोनों अधिकारी जिनको पुलिस कमिश्नर बनना है, इनके लिए थोड़ी चुनौती जरूर होगी। इनको फिर से रिफॉर्म रिस्ट्रक्चर करना होगा अपने शहर को, कहां पर किसकी तैनाती करनी है वो भी इनको देखना पड़ेगा, किसको ज्वाइंट सीपी एलओ बनाना है, किसको ज्वाइंट सीपी क्राइम बनाना है, कैसे डीसीपीज इनको मिलेंगे, अभी वो तक नहीं दिए गए हैं। तो ये तमाम चीजें आज दिन भर में साफ हो पाएंगी और जैसे ये जिले में जाएंगे तब इनके पास ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इसको कैसे रिस्ट्रक्चर रिफॉर्म करके लागू करवाया जाए। उसी चुनौती को समझ लेते हैं। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, असीम अरुण को कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है, पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अमित, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कल कैबिनेट में इसकी मंजूरी हुई, उसके बाद से नामों की घोषणा हुई और अब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कानपुर, क्योंकि अपने में एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम इसको फाइनेंस वाइज देखें तो स्टेट में इसका सेकंड नंबर है, अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो इसका टॉप 3 में इसका नाम है। तो कहीं ना कहीं कानपुर में तमाम ऐसी चुनौतियां हैं, तब क्योंकि कानपुर का एक बहुत लंबा एरिया, अगर कानपुर को सेंट्रल एरिया से देखा जाए तो 47 किलोमीटर का कानपुर से सेंट्रलाइज एरिया पड़ता है। और कानपुर के ग्रामीणांचल को अगर हम छोड़ दिया जाए, शहर की बात की जाए तो 34 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो सिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि कानपुर के अंदर टोटल 45 पुलिस स्टेशन, जिसमें एक महिला थाना भी इंक्लूड है। अगर हम ग्रामीणांचल को अलग करते हैं या आउटर स्ट्रीट्स वाले पुलिस स्टेशन को अलग करते हैं, फिर भी 34 पुलिस स्टेशन हैं। और अब जिस प्रकार से मेरे सहयोगी अभी ऋषभ बता रहे थे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से सुनवाई है, तो सरकार की ये मंशा रहेगी कि जल्दी से जल्दी अधिकारी पहुंचे, अपना ये ग्रहण करें। और इसके अलावा
क्योंकि इलेक्शन सब स्तर पे हैं, कोई इतना दूर नहीं, क्योंकि पंचायत में अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो पंचायत में डिस्प्यूट्स रहते हैं और जिनकी वानगी पहले से ही देखने को मिलती है, उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहेगा कि कौन से एसएचओज रहे, कौन से ऑफिसर्स रहे, कौन से जेसीपी रहे, कौन डीसीपीज इनको हैंडओवर करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया लिस्ट अभी आना बाकी है, तो लिस्ट के आने के बाद ही मालूम चल पाएगा कि किस किस जगह कौन कौन से स्टेटस पे कैसे कैसे अधिकारियों को डिप्लॉय किया जाए, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से ये पंचायत चुनाव हो और इस शहर के अंदर अपराध पर अंकुश रख सके और अपराधियों पर भी। जी ठीक है, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। असीम अरुण को कानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही साथ ए सतीश गणेश को वाराणसी का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब इनके सामने सबसे पहली चुनौती जो आने वाली है वो है पंचायत चुनाव, जो बस हाल फिलहाल में होने वाले हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को मजबूत करना, अपराध पर लगाम लगाना, इन दोनों अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से लगातार। ऋषभ, हमने नोएडा और लखनऊ में असर देखा है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद कैसे यहाँ पर अपराध पर अंकुश लगाया गया है, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में इन दोनों शहरों में भी यही कुछ देखने को मिलेगा। जी अमित, बिल्कुल ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, लगानी भी चाहिए। जैसे ही पुलिस के पास मजिस्ट्रियल पावर हो जाती है तो तमाम ऐसे प्रावधान होते हैं बार बार जिसको लागू कराने के लिए पुलिस को डीएम की ओर देखना पड़ता है, प्रशासन की ओर देखना पड़ता है, और प्रशासन के पास रेवेन्यू और डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम काम होते हैं, तो शायद वो इतनी तवज्जो भी नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते वो सारी चीज़ें प्रायोरिटी में पीछे होती चली जाती है। लेकिन जब से सूबे में योगी सरकार आई है, उन्होंने कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल को अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा है। इसी के चलते लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया था और अब वाराणसी और कानपुर में बनाया गया है। जैसे कई प्रावधान होते हैं, गैंगस्टर एक्ट होता है, गुंडा एक्ट होता है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, 107-16 जिसको बोलते हैं, वो कार्रवाई करनी होती है। इसी के साथ साथ तमाम धरना, प्रदर्शन, जुलूस जैसी इजाजतें देनी होती हैं, धारा 144 लगानी होती हैं। कहीं पे दंगा कुछ हो जाए, अगर आपको लाठी चार्ज करना है, उसके लिए फिर आपको मजिस्ट्रेट की ओर देखना पड़ता है। तो अब ये सारी पावर वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस के पास आ जाएंगी, पुलिस कमिश्नर के पास आ जाएंगी। तो कानून व्यवस्था संभालने को लेकर के और क्राइम कंट्रोल को लेकर के पुलिस की जो भूमिका है वो सार्थक हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। वो प्रभावी तरीके से वो अपना काम कर सकेंगे। अभी तक तमाम ऐसी चीजें जिसके लिए उनको प्रशासन का मुंह देखना पड़ता था, और प्रशासन के पास चूंकि अपने कई और काम होते हैं डेवलपमेंट और रेवेन्यू से जुड़े हुए, उनकी प्रायोरिटी उधर चली जाती है। जैसे कमिश्नरेट बन जाएगा तो जाहिर सी बात है पुलिस पावरफुल हो पाएगी, अधिकारियों जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर नकेल लगेगी। जैसे गैंगस्टर एक्ट में 14(1) का प्रावधान है जिसके तहत अपराधियों की अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को सीज किया जाता है। ये पावर कमिश्नरेट के पास आ जाएगी। कमिश्नरेट सीजर की कार्रवाई करेगा। यही नतीजा है कि 4 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अपराधियों की अटैच कर चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस। एनकाउंटर्स तेजी से बढ़े हुए हैं और ये एब्सोल्यूट पावर जनता भी महसूस करेगी, क्योंकि जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स है, ग्रीवांसेस हैं, उनको रिड्रेसल सिस्टम मजबूत होगा। आप मान के चलिए 6 से 8 थाने के ऊपर एक आईपीएस अधिकारी बैठा होगा, उसके अंडर में 2 पीपीएस अधिकारी होंगे जो कि एडीसीपी और एसीपी रैंक के होंगे, तो पब्लिक से उनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। जैसे लखनऊ में सिर्फ 1 आईपीएस हुआ करता था जो एसएसपी हुआ करता था, उसकी जगह यहां पर अब 15 आईपीएस बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को उसका फायदा मिलेगा। हाँ, कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन बिल्कुल तय है कि उसका फायदा आम लोगों को जरूर मिलेगा। अगले साल चुनाव में जाना है योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, तो जब वो अपनी उपलब्धियों की बात करेंगे तो कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल में सबसे ऊपर होगा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कराना। पब्लिक महसूस भी करेगी। तो कुल मिलाकर एक संदेश दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था सुधारने और क्राइम कंट्रोल को लेकर हम कितने गंभीर हैं, और एक तीर से 2 निशाने भी कहा जा सकता है। इससे आईपीएस लॉबी भी अपने आप को मजबूत महसूस करेगी कि हाँ, हमारे लिए कुछ किया गया। क्योंकि बहुत पहले से कमिश्नरेट लागू करने की बातें होती हैं, कवायद की जाती है, लेकिन इसका सेहरा योगी सरकार के सर पर ही बंध रहा है। अमित, ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, ए सतीश गणेश को वाराणसी का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, कैसी प्रतिक्रिया, किस प्रकार का रिएक्शन वाराणसी के लोगों की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए सतीश गणेश को पहले भी बनारस का तजुर्बा रहा है, वो यहाँ तैनात रहे हैं। अब क्योंकि वो पुलिस कमिश्नर के रूप में यहाँ तैनात होंगे, पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पहले का एक होमवर्क है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब पुलिस कमिश्नर बनने के बाद जो उनके नीचे होता है, जैसे कि
अपर पुलिस आयुक्त होता है, संयुक्त पुलिस आयुक्त होते हैं, 2 अपर पुलिस आयुक्त होते हैं, पुलिस उपायुक्त होते हैं, सहायक पुलिस उपायुक्त होते हैं। तो ऐसे जो तमाम सारे पद हैं उनका लिस्ट आना भी बाकी है कि उन पर किस किस की तैनाती होगी। फिलहाल जो तय हो गया है वो नए पुलिस कमिश्नर का नाम और चेहरा तय हो गया है। कौन कौन से थाने हैं वो भी तय हो गए हैं। वाराणसी में कोतवाली नगर, आदमपुर, रामनगर, भेलूपुर, लंका, मनुआडीह, चेतगंज, जैतपुरा, सिद्धा, छावनी, शिवपुर, सारनाथ, लालपुर, पांडेपुर, दशाश्वमेध, चौक, लक्सा, पर्यटन व महिला थाने, ये होंगे पुलिस कमिश्नर के उसमें। बाकी जो वाराणसी ग्रामीण है उनमें थाने गए रोहनिया, जनसा, लोता, बड़ा गांव, मिर्जापुरा, कपसेठी, चौबेपुर, चोलापुर, फूलपुर और सिंधोरा। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिस तरीके से जो सरकार ने जो गैंगस्टर के खिलाफ, जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और उसमें से सबसे बड़ी जो नाम निकल के आया था वो पूर्वांचल में आया था, चाहे वो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का हो या फिर इलाहाबाद में प्रयागराज में खुद दूसरे गैंगस्टर्स का हो। तो जो सीज की कार्रवाई है जो हमारे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसके लिए क्योंकि डीएम के पास फाइल जाती थी, चाहे इसके लिए हो, चाहे गैंगस्टर के लिए हो, चाहे 116 पाबंद के लिए हो, तो तमाम सारी जो फाइलें हैं जो एसएसपी से डीएम के यहाँ, पुलिस से प्रशासन के दौड़ती थी, वो फाइलें अब दौड़ेंगी नहीं। अब वो फाइलें सीधे एक्शन मोड पर होंगी क्योंकि उनमें सीधा अधिकार उन पर फैसला लेने का पुलिस कमिश्नर के पास आ गया है। तो ये जो बड़ा बदलाव होगा ये जाहिर तौर पर केवल फाइलों में नहीं दिखेगा, जमीन पर दिखेगा। ठीक है। जिस कार्रवाई के लिए अब तक देर लगती थी या किसी भी इसमें पाबंद करना हो या गुंडा एक्ट लगानी हो, तो उसके लिए क्योंकि पहले भी बताया था कि डीएम के पास 3 बड़े रोल होते हैं। मजिस्ट्रेट का रोल होता है, उसके पास उसकी कोर्ट का रोल होता है, उसके बतौर रेवेन्यू का रोल होता है, विकास, चूंकि वाराणसी में विकास कार्य तमाम सारे चल रहे हैं तो ऐसे उनका भी बड़ा रोल होता है विकास कार्यों को। तो ऐसे में ये काम कहीं ना कहीं चूंकि फाइलें लंबी होती थी तो डिले की एक समस्या जाहिर तौर पर सामने आती थी, लेकिन अब चूंकि ये काम पुलिस का ही है, पुलिस को ही दस्तखत करने, पुलिस को तो पुलिस इसको और बेहतर तरीके से कर पाएगी। आप बने रहे हमारे साथ, कानपुर चलते हैं जहां से अमित गंजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, विकास दुबे कांड के बाद भी देखा गया कि कानपुर में एक के बाद एक अपराध के कई मामले सामने आए, तो अब जबकि बड़ा बदलाव हुआ है तो इसको लेकर कानपुर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या उनमें इस बात को लेकर उम्मीद जगी है कि अब पहले से बेहतर पुलिसिंग होगी यहाँ पर? देखिए अमित जी, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। निश्चित तौर पर कानपुर में अपराध का एक अपना इतिहास रहा है। विकास दुबे का कांड ही नहीं, अगर 1996 से लेकर अगर कांडों की जिक्र किया जाए तो 2020 तक एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें कई ऐसे कांड थे, चाहे बर्रा थाना क्षेत्र का मामला हो, चाहे नौबस्ता का मामला हो, चाहे बजरिया का मामला हो, चाहे चमनगंज का मामला हो, चाहे बेकनगंज का मामला हो और चाहे कैंट के मामले हो। ऐसे तमाम मामले रहे जो सुर्खियां बटोरते रहे। अब जो लेटेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, विकास दुबे प्रकरण के बाद से जब पुलिसिंग को चैलेंज मिला, उसके बाद अपराधी मार गिराया गया, तमाम चीजें। लेकिन अब शहर वासियों की अगर बात की जाए तो कानपुर देखिए एक इंडस्ट्रियल हब है। निश्चित तौर पर कानपुर की अगर बात की जाए तो 2003 तक यहाँ 1764 वो इंडस्ट्रीज थी जो इंडस्ट्रीज के पास 1,16,914 कर्मचारी वहां काम करते हैं। इसमें दादानगर उद्योग कुंज, पंकी और पंकी फेज 2 की बात हम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोगों की सोच बदली, लोगों ने एक एक करके यहाँ से डिकैम्प करना शुरू कर दिया। कुछ लोग बैंगलोर शिफ्ट किए, कुछ लोगों ने चेन्नई में अपना सेटलरी का काम स्टार्ट किया और कुछ लोग नोएडा की तरफ मूव कर गए। हालांकि कई इंडस्ट्रीज अभी भी कानपुर में चल रही हैं। अब जबकि ये कमिश्नरेट की बात आई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की एक बार फिर से आज जागेगी। कुछ वैसे लंबी चेन आईपीएस की बनती है जिसमें कमिश्नर से लेके डीसीपी तक और सबसे नीचे एसीपी की बात जहां की जाए, जिन्हें डीवाईएसपी का एक टैग कानपुर में वर्तमान में करता, कहीं ना कहीं लोगों को स्टेज वाइज 8-9 थाने पर जिस प्रकार से एक डीसीपी बैठेगा तो लोगों को एक आज जागेगी कि उनको एक लंबा मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। और जो अपराधियों पर जिस प्रकार से कार्रवाई होती थी उसके लिए फाइल, जैसे कि मेरे सहयोगी उपेंद्र बता रहे थे, उस कार्रवाई में और तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों। और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला हाई कोर्ट से निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में साल 1995 को आधार वर्ष बनाने की मांग की गई है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है। इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वैसे माना जा रहा है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। अगर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सरकार को 2015 को आधार वर्ष बनाकर आरक्षण नियम लागू करना होगा।
फिलहाल राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो चुनाव आयोग 27 मार्च तक अधिसूचना जारी कर सकता है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए जुड़ चुकी हैं। रंजना, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में जो आरक्षण का मामला है उसको लेकर एक तरफ सुनवाई है और उसमें सरकार ने अपनी कैविएट दाखिल कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ आज अधिसूचना आ सकती है, जारी हो सकती है आज अधिसूचना, और पूरी तैयारी है कि मिड अप्रैल से चुनाव कराया जा सके। तो इसीलिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम कहें उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में यह अधिसूचना जारी हो जाएगी पंचायत चुनाव के लिए, और जो तमाम उस तरह के काम है, सरकारी काम, जो अधिसूचना जारी होने के साथ है उस पर जो नए काम है उस पर रोक भी लग जाएगी। तो इस तरह से अब पंचायत चुनाव का माहौल पूरी तौर पर तैयार हो चुका है और आज अधिसूचना जारी हो सकती है पंचायत चुनाव के लिए, और ये माना जा रहा है कि 2-3 घंटे में ये राज्य निर्वाचन आयोग जारी कर सकता है। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के मुताबिक आता है रंजना, तो वर्ष 2015 को यह आधार वर्ष मानकर, यानी हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी? बिल्कुल, 2015 के आधार पर जो हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया है आरक्षण लागू करने के लिए, सरकार ने उसको लेकर के कैविएट सुप्रीम कोर्ट में अपनी दाखिल कर दी है। और इस तरह से देखा जाए तो फिर आधार, अगर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता है इस पे, तो 2015 ही आरक्षण का मूलभूत आधार होगा, क्योंकि इससे पहले जो है 1995 का किया गया था, जिसको लेकर के रिट दायर की गई थी हाईकोर्ट में। लेकिन अब जो है अधिसूचना जारी होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की सहमति मिलने के बाद 2015 ही आरक्षण का आधार होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।